partition was on the horizon, Mr. Jinnah was investing in India. He was buying shares of Air India. He was buying property over there. And I found that a little surprising. But there are other things which are much more important. देखिए, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान भटक गया, कि हम आए के विजन से दूर हट गए हैं। तो भाई ठीक है, लेकिन पहले मुझे ये तो बताएं कि उनका विजन था क्या। इसलिए कि कहीं उनकी तहरीर में ये बात बंद नहीं की गई है। हाँ, उन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पर तकरीरें की, बहुत अच्छी तकरीरें की, लेकिन वो की मुनासिबत के हवाले से की, और बाज़ दफ़ा वो मुतसादिम थी, मुतज़ाद थी। मिसाल के तौर पर उनसे जब ये पूछा जाता था कि क्या पाकिस्तान एक कम्युनिस्ट रियासत बनेगी, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, इस्लामिक, तो वो उसका जवाब नहीं देते थे। बल्कि कभी ये कहते थे, कम्युनिज्म और सोशलिज्म के तो बहुत खिलाफ थे, लेकिन क्या ये जमहूरियत होगी, क्या ये आमरीत होगी, क्या ये इसके खदोखाल क्या होंगे। तो उनसे जब ये पूछा जाता था, और ये पार्टीशन से पहले की बात है, तो कहते थे कि खामोश, ये सवाल मुझसे ना करो, जो ये सवाल करेगा वो पाकिस्तान का दुश्मन है। अब इसके पीछे एक मंतिक थी, बहुत अच्छी मजबूत मंतिक थी, क्योंकि अगर वो कहते कि पाकिस्तान को ये बनना है, एक सुन्नी रियासत बनना, तो शिया नाराज हो जाते। अगर वो कहते कि ये एक सोशलिस्ट रियासत है, तो कभी ना कहते, लेकिन अगर वो ये कहते तो फिर उनके जो सारे दोस्त अहबाब हैं वो उनसे कुट्टी कर जाते। जो उनके सपोर्टर्स थे मुस्लिम लीग के, वो तो सारे बड़े जागीरदार थे, वडेरे थे, एक आध सरमायादार भी था, लेकिन उनकी कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान को क्या बनना चाहिए। गोया कि उनका विजन ऐसा था कि इन लोगों को वो ये ख्वाब देते थे, उन लोगों को वो कोई दूसरा ख्वाब देते थे, और नतीजा ये कि जब पाकिस्तान हमारे जब वजूद आया तो उस वक्त लोग हक्का बक्का रह गए कि ये है क्या, इधर करें क्या। जब अलीगढ़ के स्टूडेंट्स ने उनसे पूछा, और ये गालिबन बात है जनवरी सन 47 की, जनवरी ऑफ 1947 में उनसे ये पूछा कि कायदे आज़म साहब बताइए कि पाकिस्तान को होना क्या चाहिए। तो उस वक्त उन्होंने स्टूडेंट्स को वहाँ पर डांट दिया, और जो मंतिक थी वो मैंने आपके सामने बयान की। तो अब देखिए, इसीलिए मुझे ज़रूरत पड़ी ये किताब लिखने की, because he never wrote anything down। उनकी इस तकरीर में ये बात है, उस तकरीर में वो बात है। एक वक्त पे उन्होंने ये कहा, और ये 11 अगस्त सन 47 की उनकी तकरीर है, जिसमें उन्होंने ये फरमाया, you can go to your churches, you can go to your temples, you can go to your mosques, this has got nothing to do with the business of the state। बहुत अच्छा, बहुत प्यारी बात। सिंध मदरसा में सन 48 में 48 में, दिस इज आई थिंक फरवरी, उन्होंने तकरीर की कि यहाँ शरई निज़ाम हो जाए तो उसमें हर्ज क्या। Didn't he see the contradiction? He did, but then they were for different purposes. That was for a foreign audience, this was for a local audience, or mother audience। नदीम, आपकी भी नेक्स्ट किताब में 3 जिन्ना हैं, तो जिस तरह पाकिस्तान है, एक पूरा तबका है जो जिन्ना को इमेजिन करता है, डम्बलडोर जैसी दाढ़ी में पूरा तबका है जो
जिन्ना को एक बिल्कुल ही डिफरेंट रूप में इमेजिन करता है। थोड़ा गलत सवाल लगे शायद, बट यू थिंक इट्स टाइम पाकिस्तान नीड्स टू मूव ऑन, क्योंकि तीन साइड अगर लड़ रही हों, एक तरफ फौज हो, तीन सियासी पार्टी हों, तीनों स्पीच पीछे जिन्ना की तस्वीर के साथ करते हैं और बोलते हैं हम जिन्ना का विजन आगे लेके जा रहे हैं इन 2025, is it even relevant that what Jinnah thought of Pakistan? Yeah, I totally agree with Dr. Saab. Nobody is really sure exactly what Jinnah thought. Because I see Jinnah Saab as a politician, जो U-turns लेते हैं, ठीक है? He was never an ideologue. Problem ये है जिसको हम Pakistan ideology कहते हैं, it always presents Jinnah Saab as some sort of a thinker, ideologue, who had this vision of whatever kind of Pakistan, but I totally agree with Dr. Saab. He never said anything concrete about it. And like a politician, it depends on what audience he was talking to. American radio पे उन्होंने जो interview किया ये कहा कि Pakistan is never going to be a theocracy or peace-ridden state. पेशावर में जब इलेक्शन हो रहे थे फॉर्मर NWFP में, तो वहाँ वो शरिया की बात कर रहे थे डेफिनेटली, and we have the August 11. So it depended on his audience. अगर कोई सवाल पूछ भी ले कि पाकिस्तान क्या है, तो जिन्ना साहब answers depended on who he was talking to. And I again agree with Dr. Saab, there's not much, Jinnah Saab wasn't much of a writer. He never sat down or wrote a manifesto, or sat down and wrote a vision. And so it's tough for anyone trying to figure out what Jinnah Saab actually wanted. So I see him as a shrewd, sharp politician. Jinka tha ki nahi ji yaar, we cannot live with Hindus. The only thing attributed to Jinnah regarding an ideology is supposed to be what became to be as two Jinnah theory, sorry. Multi-Jinnah theory, two-nation theory. अब ये भी मुझे नहीं पता था कि उन्होंने बैठ के कोई two-nation theory बैठ के कहीं लिखी नहीं थी कि ये होती है two-nation theory. उनकी एक दो speeches हैं कि India, कि हमारे पास Muslim and Hindu cultures are different and they're different nations. That's about it. So that's why there's so much confusion. But considering how important Jinnah Saab is in this, well, yeah, we are a nation state. Okay, and nation states, as I've always said, require a founder. So Jinnah Saab is that founder. But problem ये हो जाता है कि उस founder के साथ आप बहुत सारी myths, अपनी stories लगा देते हैं कि वो ये चाहते थे, वो चाहते थे। अगर आप पाकिस्तान स्टडीज़ की किताबें पढ़ें, कब से चल रही है, चली आ रही हैं वो, so उसमें Jinnah Saab comes across as an Islamic thinker and an ideologue, and he was none of that. He wasn't an ideologue at all. So yes, we have to relook and try to figure out कि Jinnah Saab क्या थे, which I think he was a pure politician, and that is how we can move on. Instead of one side saying कि वो liberal थे and the other side saying नहीं वो शरिया चाहते थे और third side saying वो confused थे. तो मेरा ये point है. थोड़ा सा इसमें नदीम आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे ये सवाल उठता है ना कि क्या हमें कोई ऐसे फाउंडर फिगर की ज़रूरत है? अब आप ये देख लीजिए, बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान के घर को 2 दिन पहले जला दिया। कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता था कि बांग्ला बॉम्बू या उतने जो बड़े थे कि उनके साथ ये सुलूक होगा। लेकिन देखिए, कौमें जो हैं वो अपना रुख खुद तय करती हैं, ठीक है, जिस वजह से भी वजूद में आती हैं वो काफ़ी है। See, all the nations in this, all the countries in this world are the results of their accident. अगर गारिबाल्दी ना होता, क्या इटली पर कोई इतना फर्क पड़ता? I don't think so. अच्छा, जेफरसन ने बड़े उसने डेमोक्रेसी की बहुत अच्छी बातें की अमेरिका में, लेकिन जेफरसन अगर ना होता तो इब्राहिम लिंकन होता, ठीक है, वो था और लोग थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम जो इस ये जो खोज लगा रहे हैं कि वो क्या चाहते थे, भाई उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें अपनी जिंदगी को जीनी है, हमें
इस मुल्क का रुख खुद तय करना है। सर इसमें किताब में हमने अल्लामा इकबाल की भी थोड़ी तनकीद की है इसी बात पर कि did not present an ideology of Pakistan, even though he died close to 9 years before Pakistan was made. तो क्या मसला ये है कि इकबाल ने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान नहीं दी है जो आप इस तरह अभी निशानदेही कर रहे हैं कि शायद वी हैड सच अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल फाउंडिंग फादर्स that we were struggling कि स्टिकर की एक लाइन तो पूरी हो जाए, and then there was also that West Pakistani racism में जो ईस्ट पाकिस्तान के लीडर्स थे who maybe had a lot more political acumen or at least experience, उनको हमने वो इज्जत नहीं दी। तो क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा नहीं थे, आई थिंक इफ्तिखारुद्दीन साहब थे मुस्लिम लीग में जिन्होंने लिखा था, तो हमें मजबूरन फिर सर सैयद, जिन्ना, इकबाल, उनको इंटेलेक्चुअल भी बनाया, फिलोसफर भी बनाया। इकबाल वाज राइटिंग पोइट्री, इलाहाबाद एड्रेस में उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं किया था, हमने रेट्रोस्पेक्टिवली उसको बना लिया। So there's a criticism of the man and his work, or maybe what you were alluding towards here, that we had such a paucity of thought leaders that we're struggling to find a list of founding fathers of work. You've put your finger on where it hurts. सर मेरे दोनों हाथ यहाँ हैं। There was a paucity of leadership among Muslims. कांग्रेस में बहुत पढ़े लिखे लोग थे, मुस्लिम लीग में एक जागीरदार वडेरे खान अंग्रेजी बोल लेते थे, कुछ तो इंग्लैंड जाकर भी लौटे थे, मगर सोच उनकी फ्यूडल थी। कभी उन्होंने किसी बड़े मामले के ऊपर सोचा नहीं, किसी ने कोई किताब नहीं लिखी। अच्छा, तो ऐसी सूरत में जब हयात थे तो उनको पूजा जाता था। He was by far the greatest influence among Muslims on the subcontinent. मगर ये कहते मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत है कि इकबाल एक नहीं था, इकबाल दो थे। किताब में मैंने इकबाल ए और इकबाल बी में फ़र्क किया। इकबाल ए जो 1905 से पहले, यानी कि बरतानिया जाने से पहले जो उनकी शख्सियत थी वो इकबाल ए हैं, और जब वो वापस आए तो बिल्कुल तब्दील होकर आए। इकबाल ए ने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो तराना हिंद है, वापस आकर उन्होंने तराना हिंद लिखा। जो शहजादा आप कह रहे हैं कि हमने उनको खामखा इस तरह से बनाकर पेश किया है कि उनकी हकीकत से जिस शख्स को हम पूज रहे हैं वो शख्स वैसा बिल्कुल नहीं था। अब देखिए, जो पूरे पाकिस्तान में इकबाल एक फलसफी के तौर पर जाने जाते हैं, फिलोसोफर। चलिए आप कहेंगे कि हाँ उसकी पीएचडी थी, जर्मनी से थी, फिलोसफी डिपार्टमेंट से थी, मगर वो थीसिस फिलोसफी की नहीं थी। I don't know how many people know about that. It was a thesis on the history of philosophy, the history of Sufi thought in Persia. That's not philosophy. He never published a paper in any philosophical journal. He never wrote a book on philosophy. The reconstruction of religious thought in Islam is not a book of philosophy. It is a manifesto of thought. अच्छा, और तो और वो खुद कहते थे कि मैंने वक्त अपना ज़ाया किया फ़लसफ़ा पढ़ के। अपनी बहन के नाम एक बात है, वो जो उनकी जिसका मैंने तर्जुमा करके इस किताब में शामिल किया, वो कहते हैं कि काश के मैंने अब्बा जान वालिद साहब की हिदायत पर अमल करता और दीन की खिदमत करता, रसूल पाक का नाम और मुनव्वर करता। मैंने तो अपना वक्त ज़ाया किया फ़लसफ़ा पढ़ के। तो जब वो वापस आए जर्मनी से, उन्होंने कभी गवर्नमेंट कॉलेज में फ़िलासफ़ी पढ़ाने की कोशिश की नहीं। हालांकि वो फैकल्टी पर थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं।
اور تو اور انہوں نے یہ کہا کہ فلسفہ ایسی چیز ہے جو آپ کو گمراہ کر دیتا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ بہت ہی خطرناک قسم کی شاعری ہے، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ بھائی جب آپ اپنی سوچ کو ان قدغنوں سے نکالیں گے تو سوچ کہاں 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 جائے گی؟ ایسی جگہ چلی جائے گی جہاں الحاد اور کفر اس کے اندر گھس سکے گا۔ خدا کا فلسفے سے دور رہو، اس کے نزدیک ہی نہ جاؤ۔ اب ایسے شخص کو ہم فلاسفر کا درجہ دیتے ہیں۔ It's such a tragedy because he didn't want to be called a philosopher. مگر یہ جو سارے اقبال اکیڈمیز ہیں کہیں بھی اس کا ذکر آپ کو وہاں نہیں ملے گا۔ عقل حیران رہ جائے۔ I mean, this flies in the face of facts. ایسا لگتا ہے 9th میں کے بعد پریس کانفرنس ہو رہی ہے کہ آزادی ابلیس کا خیال ہے، چھوڑ دو۔ I do want to open the floor for questions. So Nadeem, let's just put a button on the discussion. اگر آپ نے رجسٹر نہیں کیا ہے ٹو جنا تھیوری as your new book title, it really should be. تو اس پورے ایکچولی ڈاکٹر صاحب 2 کچھ لاسٹ ایئر میں کافی ایسی چیزیں ہیں تو میں نے اس سے بیک ہو کے میری کتاب از ایکچولی ایکسپینشن ہوتا ہے، میں نے کوٹڈ ہیویلی ان دیٹ بک، بٹ آئی ایگری ود اقبال پہ میں بھی ایک پوائنٹ کہہ دوں، ہی از ٹوٹلی رائٹ۔ اور ایک صاحب تھے میرے ساتھ انٹلیکچوئل تھے، اور مجھ سے پچھلے سال بحث کر رہے تھے کہ اقبال واز اے ریشنلسٹ۔ میں نے آپ مجھے ایگزامپل دینا کہ وہ ریشنلسٹ کیسے تھے لائف میں، انہوں نے یہ کتاب مجھے پکڑا دی جو میں پہلے پڑھ چکا تھا، میں نے پھر سے پڑھی ریکنسٹرکشن اسلامک تھاٹ، اینڈ آئی ٹوٹلی اگری وتھ یو۔ اس کے اندر وہ یہ ایکچولی ہی از اینٹی ریشنلزم، ہی سیڈ دی مور ریشنل اینڈ اسپیکولیٹو یو گیٹ، آپ دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ سو آئی ایم گلیڈ ڈاکٹر صاحب asked these questions and then that answered was Iqbal really a philosopher? And it is a very important question because ہمیں تو یہی پڑھایا جاتا ہے، and I agree with him, he wasn't a philosopher, he was a very impactful, fantastic poet, چاہے اردو ہو یا پرشین ہو, but he wasn't a philosopher at all. پلیز مائک آڈینس میں دے دیں، کوشچن انٹرٹین کریں گے، کامنٹس نہیں کریں گے، اینڈ دین پلیز ٹرائی ٹو کنکلوڈ۔ جی سر، مائک آن ہے آپ کا، وہ کہہ رہے ہیں آن ہے، چیک کریں آواز تو مائک پہ لے کے جاؤ۔ سر آپ پوچھ لیں، میں آئی ریپیٹ یور کوشچن۔ سر آپ پوچھ لیں، آئی ریپیٹ فار دی آڈینس۔ بابا ریاض کی کتاب پہ پہلا چیپٹر ہے واٹ از رانگ ود پاکستان، واٹ از رانگ ود پاکستان، بابا ریاض کی جو کتاب ہے اس کے پہلے چیپٹر میں انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے ہندوستان تک 700 سال حکومت کی، کبھی ان کو یہ خیال ہے کہ وہ دوسری 2 نیشن ہے۔ جب انگریز نے یہاں جب ہوئی ون مین ون ووٹ کا انٹروڈکشن کیا تب ان کو خیال ہے کہ ہماری پریولیجز ختم ہوگی تو ہم 2 قوم ہیں، یہاں سے 2 نیشن کی پوری شروع۔ جی شمس صاحب، آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ اس کتاب میں نے اگر اس کتاب کا ایک تھیم ہے تو وہ تھیم یہ ہے کہ دو قومی نظریہ کس طرح سے شروع ہوا اور اس کا ارتقا کیسے ہوا۔ تو دیکھیے، مغل زمانے میں ہندو مسلم کی ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی حکومتیں تھیں لیکن ہندو بھی اس میں شامل ہوئے، بلکہ جو بڑے جرنیل تھے وہ راجپوت تھے۔ اکبر کا زمانہ چھوڑیے، اورنگزیب کے زمانے میں بھی ایسا تھا، جو تجارت تھی وہ ہندوؤں کے ہاتھ تھی، تو ساتھ ساتھ رہتے بھی تھے۔ انگریز کے آنے کے بعد ایک بڑا فرق آیا، کیونکہ انگریز یہ چاہتے تھے کہ وہ اکیلے تو اس بڑے خطے پر حکمرانی نہیں کر سکتے تھے، ان کو پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت تھی۔ تو وہاں فرق یوں شروع ہوا کہ مسلمانوں نے جدید تعلیم کی پیشکش کو مسترد کیا اور کہا کہ یہ 1835 کی بات ہے، میکالے ریفارمز کی بات ہے،
हिंदुओं ने उसे काफ़ी हद तक कबूल किया, मुसलमानों ने उसे रद्द किया, जिसकी वजह से जो तालीम में फ़र्क है, दीनी तालीम में, लेकिन दुनियावी तालीम में फ़र्क है, सो बढ़ गया। और जो दो कौमें उस वक्त जन्म लेना शुरू हुई, और सर सैयद अहमद खान इसके बारे में बहुत तफसील से बताते हैं, तो वो जो एक दरार थी वो एक वाशिलाफ फर्क था। जी बहुत साहब, आपके मज़ामीन मैं यहाँ हूँ, आपके मज़ामीन लाजम होते हैं पढ़ने के लिए जैसे आपके, लेकिन ये जो आप जिन्ना के बाद कायद आज़म के बारे में कह रहे हैं, वो इर्द गिर्द उनके ऐसे लोग थे जो उनको बताना समझाना मुश्किल था। आप नहीं समझते कि वो इस सियासत की खूबसूरती है कि लोगों को इस तरह से आप समझाएं कि वो भी मुतमईन हो जाए, और उनकी लीडरशिप के कायल नहीं हैं आप कहते हैं कि कोई लीडर नहीं है। उन्होंने जिस तरह से आज तक लोगों को यकजहती की वो दी है, किसी और ने दी है कहीं पर? जी, तो जैसा कि नदीम ने कहा है, कायद आज़म एक बहुत उम्दा, बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन वो कोई मुफक्किर नहीं थे, ना फलसफी थे, ना उनका पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसा विजन था जिसे उन्होंने कहीं लिखा हो। तो ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि वो अपने गिर्द ऐसे लोगों को जमा करते थे जो असल बारसूख थे, और उसके बगैर तो शायद पाकिस्तान ना बन सकता। तो उनको जो लक़ब दिया गया कायद आज़म, मैं समझता हूँ हक तक जाने हैं, बहुत मैं उनकी कदर करता हूँ, बहुत बड़े आदमी थे, बट ही वाज नॉट अ विजनरी, ही वाज अ पॉलिटिशियन। नदीम ये बार बार कहते हैं, ही वाज अ पॉलिटिशियन। अच्छी बात है, अच्छी नॉट से गुड और बैड। जी वहाँ पर सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। के पास ये नेक्स्ट। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। मेरा एक क्वेश्चन बेसिकली एक क्वेश्चन नदीम साहब से है, बड़ा सिंपल सा है। एक हफ्ते पहले मैंने वेबसाइट पे KLF की आपकी शर्ट देख के मुझे समझ में आ गया था ये सवाल नदीम के लिए होगा। ऑनेस्टली बेसिकली जो एक हफ्ते पहले KLF की वेबसाइट पे इमरान खान द मिथ ऑफ द मिडिल क्लास जो है वो पब्लिश हुआ था, वो क्या आपको किसी खलाई मखलूक ने इसको रोका इसको लॉन्च करने के लिए? ये मेरा क्वेश्चन नदीम साहब से है। सर बेसिकली अबूद भाई साहब से है कि देखें दो कौमी नज़रिया, तो देखें कुरान पाक के अंदर तो ये बड़ा क्लियरली मेंशन है कि अल्लाह ने कहा कि तुम फख्र से अपने आप को मुसलमान बोलो, और मैंने इस्लाम को वैसे एक मज़हब आपके लिए पसंद कर दिया। तो दो कौमी नज़रिया तो देखिए वहीं से शुरू हो जाता है कि हिंदू जो मेजॉरिटी में थे तो उनके साथ तो नहीं रहा जा सकता था। अगर वहाँ रह भी रहे थे तो अगर और रह भी जाते हैं 1947 के बाद, तो जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो उस ज़माने में चावनियाँ थी, सब सारी मिलिट्री चावनियाँ वगैरह थी, वो तो हिंदूज के पास चली जाती। और आज भी इस क्लियरली हम देख रहे हैं कि एक एक्सट्रीमिस्ट जो है वहाँ पे हुकूमत है बीजेपी की, और वहाँ पे जो सबसे अपने आप को लिबरल और मॉडर्न कहते हैं, जो सैफ अली खान को देख रहे हैं अभी कि वो कहता है कि मैं घर नहीं खरीद सकता। We got the question. Let's keep it question. दो कौमी नज़रिए तो बड़ा डिफाइन है हमारे पास। ठीक है, माइक पीछे कोई सवाल है उनको दे दें। जी सर। ये रिस्पॉन्स नहीं, आप सवाल किसके साथ? ऊपर सवाल है। देखिए आप जो तकसीम के नतीजे में मुसलमान कमज़ोर हुए, सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ सो हिंदुस्तान के मुसलमानों को का हुआ, और आप बजा तौर पर कह रहे हैं कि इस ज़माने में वो अताब में है। अगर तकसीम न होती तो मुसलमान 3 मुल्कों में न बटे रहते। आज 250 मिलियन पाकिस्तान में हैं, तकरीबन उतने ही भारत में हैं, और बांग्लादेश में 200 हैं। कोई उनको इतनी आसानी से दबा ना सकता। तो मैं समझता हूँ कि इज्तिमाई तौर पर इसमें मुसलमानों का नुकसान हुआ। अब जहाँ तक आप ये कहते हैं कि मुसलमान किसी और के साथ रह नहीं सकते, तो वो अपने आप से भी नहीं रह सकते ना। आप देखें तो
जी आपका सवाल। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है कि अगर आप पाकिस्तान स्टडीज़ की किताब कभी लिखें तो ऐसी कौन सी चीज़ या चीज़ें होंगी जो आप को हटा देना चाहेंगे और कौन सी चीज़ें इंक्लूड करना? जो पाकिस्तान स्टडीज की किताब है, देखिए पहला इसरार इस पे होना चाहिए सच को ही, स्टेट व्हाट इज ट्रू, अवॉइड व्हाट इज फॉल्स। तो जब तारीख का एक ईमानदारी से जायजा लिया जाएगा तो फिर हम इस बात पे गौर कर सकेंगे कि पाकिस्तान की सिमत क्या होनी चाहिए। अब आपने कहा कि कौन सी चीज़ें इसमें शामिल होनी चाहिए। सन 71 में जो हुआ वो पाकिस्तान की मुताबिक पाकिस्तान की हर किताब में होना चाहिए। ये मगरबी पाकिस्तान ने मशरक़ी पाकिस्तान के ऊपर जुल्म किया जिसकी वजह से वो उठ खड़े हुए और वो हमसे जुदा हो गए और आज भी वो हमके साथ हमसे इल्हाक नहीं करना चाहते। हाँ, हम इस बात पे बड़े खुश हैं कि अब फ्लाइट शुरू हो गई है इस्लामाबाद ढाका, फ्लाइट शुरू हो गई है, उस पर खुश होने की कोई बात नहीं। वो कहते हैं कि पहले माफ़ी मांगो